तो ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर नंबर 3 का जो कल है हम आधा पढ़ाए थे और आधा यानी कि छोड़ दिए थे, वहाँ से हम आज क्या करेंगे, बुक पढ़ाएंगे और बुक भी हम क्या करेंगे, समझाइबो भी करेंगे और लास्ट में जो बचेगा था इसका सारांश भी करवाएंगे और उसके बाद इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। तो कल हम कहाँ तक पढ़ा चुके थे, क्या किए हुए थे, जयप्रकाश नारायण जी को क्या इंडिया में क्या कहा गया था, तो उनको दलाल के नाम से पुकारा गया था। किसका? अंग्रेजों का दलाल। कि देखो ये आ गया है नाना पाटेकर की तरह, देखो ये अंग्रेज का दलाल आ गया है। वैसे यानी क्या क्या जयप्रकाश नारायण जी को बुलाया गया था कि अंग्रेज का दलाल आ चुके हैं, तो उसको यानी कि दलाल के नाम से बुलाया था। उससे आगे हम क्या करें, आज हम पढ़ा रहे हैं जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देते होंगे। तो यह क्या है मित्रों, अमेरिका में बागवानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते और उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। क्या करते थे? सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। यानी कि जब क्या हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस समय यानी कि हम अपने दोस्तों के साथ या जब खाना यानी कि बनाने जाते थे तो क्या करते थे, 3-4 गोरा को मिलकर यानी कि एक तर खाना बनाते थे ताकि खर्च क्या बढ़ जाए और कम कम खर्च देना पड़े। और जब छुट्टी होता था ना, तो छुट्टी के दिन में क्या करते थे, कारखाना में जाकर काम करते थे ताकि कुछ आमदनी हो जाए। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे। यानी कि कोठरी यहाँ पर कह रहा है कि एक रूम, छोटा सा रूम था ना, उसको यानी कि पहले कोठरी कहा जाता। क्या कहा जाता? कोठरी कहा जाता। तो उसमें यानी कि 3-4 आदमी यानी कि मिलकर रहते थे। कैसा हो करके क्या करते, जो माने वो एडजस्ट करके रहे थे वहाँ पे। रुपया बचा लेते थे और कुछ कपड़े खरीदने और कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टियां नहीं। 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया, तो शाम को रात का खाना मिल गया। और क्या कर रहा है कि जब 1 घंटा यानी कि होटल में क्या करते थे, बर्तन धोते थे या नहीं तो वेटर के काम करते थे, तो क्या हो जाता था, उनको यानी कि रात का खाना यानी कि अमेरिका में मिल जाते थे। ये सारी कठिनाइयों को क्या किए, वो साझा करते हुए यानी कि अपनी पढ़ाई क्या कि अमेरिका में पूरे किए। और दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से मकान का हमको आएगा। कह रहे हैं कि रात का और दिन का खाना तो आ गया, लेकिन जहाँ पे हम रहते थे उस मकान का किराया कहाँ से आएगा, उस मकान का किराया कहाँ से आएगा। बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक दो चारपाई नहीं थी, कमरे में एक चारपाई पर मैं और कोई न कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी और इस गरीब में मैं पढ़ा हूँ। यानी कि कह रहे हैं कि वहाँ अमेरिका में क्या सारा व्यक्ति क्या धन के परिवार का थोड़ी होता, कुछ यानी गरीब परिवार के भी थे। तो ये तो क्या भारत से गए हुए थे जयप्रकाश नारायण जी, तो वहाँ पे क्या कि अपना दोस्ती यानी कि उनके
जो अमेरिका वाले थे ना, तो उनसे यानी दोस्ती कर लिए थे और एक कोठरी में रह कर क्या कर रहे थे, वो रहते थे। और उनको जिस में रहते थे ना, तो इनके पास क्या था, मात्र एक रजाई था। क्या था, मात्र एक रजाई था। किनके पास, जयप्रकाश नारायण जी के पास मात्र एक रजाई था। और उसी में यानी कि कई सालों तक यानी कि वो अपना गुजारा यानी कि काम चला कर एक एक अपना जीवन यानी कि यापन किए और अपने यानी कि पढ़ाई पूरा किए। इस इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम शू साइन पार्लर में उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। क्या करता था, जब पार्ट टाइम यानी कि बचता था ना, तो रोड पर क्या करते थे, जूते पॉलिश का वो कार्य करते थे। जूते चप्पल को क्या करते थे, पॉलिश कार्य करते थे, यानी कि का कार्य कर लेते थे। वहाँ जब BA पास कर लिया, क्या किए, जब उन्होंने अमेरिका से क्या कर लिए, BA पास कर लिए, तब स्कॉलरशिप मिल गई। तब उसके बाद क्या हो गया, उनको स्कॉलरशिप मिल गई। और उसका 3 महीने के बाद, स्कॉलरशिप मिलने के 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए और वहाँ पर और डिपार्टमेंट का। और जब क्या किया, उन्होंने BA पास कर लिए और BA पास करने के 3 मंथ के बाद उन्होंने वहाँ के यानी कि उस डिपार्टमेंट का असिस्टेंट यानी असिस्टेंट क्या के बन गए और ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। और वहाँ पे क्या किया, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्या चीज़, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। तो कुछ आराम से रहा, तब उसके बाद क्या किया, उन्होंने कुछ उनको यानी कि शरीर को शांत मिला, यानी कि आराम हो गया। और इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। और जानकर भी क्या होता है, फिर भी मुझे क्या कहता है कि ये अंग्रेजों के दलाल है और क्या कहे, गाली देते हैं। फिर आगे नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, आगे ये कर रहे हैं, अमेरिका में क्या विकासिन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट का था। वहाँ लेनिन का जानना था, वह ट्रांस्को का जमाना था। उस समय क्या था, वह किसका यानी कि राज चल रहा था, तो ट्रांस्को का उस समय क्या राज चल रहा था। और 1924 में क्या किए थे, 1924 में लेनिन मरे थे। यानी कि लेनिन कब मरे थे, तो लेनिन कब मरे थे, तो 1924 में लेनिन क्या गए थे, मर चुके थे। और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था। और उसके बाद वह क्या किया, 1924 में क्या होने, मार्क्सवादी बन गए। कौन, जयप्रकाश नारायण। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। उस समय 1924 में क्या किए थे, जितना भी यानी कि मार्क्सवाद का यानी कि बुक छपे हुए थे, उन सारे बुक को जयप्रकाश नारायण जी क्या किए थे, पढ़ चुके थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था। क्या किया था, रात में वहां पर एक कौन सा टेलर था, रशियन नाम का एक क्या टेलर था, दर्जी था। टेलर को क्या दर्जी के नाम से जाने जाते हैं। उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। एक यानी कि उसी के बगल में क्या था, एक रशियन टेलर था जो एक दर्जी था। वो वहाँ पे भी जाके क्या वो अपना यानी क्लास लगाते थे। और वहाँ से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा
था। कह रहा है कि जब मैं वहाँ से भारत के लिए लौटे तो मैंने एक बहुत सारा यानी कि बहुत संघर्ष हासिल करके वहाँ से वापस आए और उसका ना वो कम्युनिस्ट बनकर क्या रिटर्निंग हुए थे। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। उसके बाद वो क्या किए, किसमें यानी कि दाखिल हो गए, कांग्रेस के में दाखिल हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी में क्या नहीं दाखिल हुआ, क्यों नहीं दाखिल हुए? मैंने जो लेनिन से सीखा था, क्या कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी में मैं किसी कारणवश से क्या किया उन्होंने यानी कि उसमें क्या किए, वह नहीं दाखिल यानी उसमें शामिल नहीं हुए। तो क्या कहा, मैंने जो लेनिन से सीखा था यानी कि जो मुझे लेनिन ने सिखाए थे वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, यानी कि लेनिन यह सिखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई में अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, यानी कि मार्क्सवादी क्लास में उसको क्या कहते हैं, बुजुर्गा क्लास कहते हैं। किनको? जो लेनिन ने सिखाते थे कि जिस देश में यानी कि गुलामी है उसके बारे में यानी कि पढ़ाते थे ना, उसमें यानी कि बुझुतिया क्लास में यानी क्या कहा जाता है, बुजुर्ग मार्क्सवादी क्लास में उसको क्या कहा जाता है, भुजुआ क्लास कहा जाता है। क्या? बुजुर्गा क्लास कहा जाता है। उस क्लास के हाथ में हो, क्या कर रहा है, उस क्लास के हाथ में हो या पूंजीपतियों के हाथ में हो, उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि अपने को देख के यानी कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उससे क्या लड़ना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किए थे उस समय, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी में दखल नहीं किए थे। उसके बाद आगे चलते नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या कर रहे हैं, पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे। कह रहा है कि अब मैंने जो बात का नोट किए हैं आज से पहले कितने दिनों की है, 3 दिन पहले की है। और वह है जो हमसे मिलने कौन आए थे, तो गफूर साहब जी मिलने आए थे। बहुत प्रेम से मिले, यानी कि वो आए थे ना तो बहुत यानी कि प्रेम आनंद से यानी कि हमसे मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए थे। क्या किए थे, उसी के 2 दिन के बाद कौन आए थे मिलने, तो चंद्रशेखर बाबू जी आए थे। प्यारे बच्चों, बहुत प्रेम से मिले और क्या करे है, बहुत ही प्रेम से मिले। तब क्या किए, बुजुर्गा क्लास के बाद कौन कौन से व्यक्ति आए थे, तो गफर साहब आए थे। उसके बाद 2 दिन के बाद कौन आए थे, तो चंद्रशेखर बाबू जी आए थे। और दोनों ही व्यक्ति क्या थे, बहुत ही प्रेम से यानी कि सादर भाव से यानी कि हमसे मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी ने नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सभी हमको क्या डेमोक्रेसी का शिक्षक बातें हमको क्या करे माने सिखा रहे हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे
है कई ट्रक भाड़े पर लेकर आ रहे हैं, डीजल अपना खरीद करके लेकर आ रहे हैं, जहां तहां रोका इनका, लड़कों को पीटा है गिरफ्तार किया है, अन्यास कोई कारण नहीं है, और यह हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की है कि इस रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है वह खतरा है, मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो रहा है और शायद उन्हें गोली चलानी पड़ी, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। वो आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह यानी कि डाइवर्सन हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा, रास्ता भी भटक जाए। हम लोग यह नहीं चाहते, तो चलिए जो आप कहते हैं वही मान लेता हूँ। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे इन लड़कों को ले आओ और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहाँ जेल में है उनको जुलूस दिखाने के लिए ले जाइए। मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेजों सरकार के जाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ है। लोगों रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए हैं, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोगों थे उनको उतार दिया वो अलग है। लेकिन मुजफ्फरपुर की रिपोर्टर आपने अखबारों में पढ़ी होगी कि सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ था। शर्म नहीं आता इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकतर नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे, अपनी जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। वे राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए और वो असेंबली सामने जाए और उनको पूरा अधिकार है कि हिंसा करे और कोई दूसरी बात नहीं करे। हिंसा करे, अहिंसा नहीं। कह रहे हैं कि जब यानी कि सरकार के द्वारा तरह तरह की यानी कि कठिनाइयाँ दिया गया, जब मैंने यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में मतलब, तो हमसे मिले यानी कि सारे लोग आए, यानी कि पैदल आए, बैलगाड़ी से आया, डीजल भाड़ा पर लेकर, और क्या तरह तरह से यानी सरकार के अंग्रेजों के द्वारा यानी कि रोका गया, गोली चलाया गया, मारा गया, पीटा गया, सारा भी कार्य करने के बाद भी यानी कि सारा जनता हमसे क्या किए, मिलने आए। कौन कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण जी ने कह रहे हैं। और उसके बाद यह है कि हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा। बड़े उच्च अधिकारियों के ने कहा नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी की मुंह से सुना था। क्या मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यानी कि दीक्षित नारायण जी ने कहा था यदि जयप्रकाश नहीं रहते तो आज यानी कि बिहार का यानी कि नाम निशान क्या मिट चुका होता, यानी कि जला दिया गया रहता। लेकिन एक ना एक यानी कि व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण जी ने। अब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्या होता, तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को आप जनता से क्या घबराते हैं? आप जनता के आप प्रतिनिधि है, किसकी तरफ रोकते हो? इसे शासन करना है, बैंड है,
आप है, आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले। उनकी राजधानी है। क्या कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी का, यदि किनकी मजाल है कि पटना आने से रोक सकते हैं, यानी कि उनका राजधानी है पटना, यदि है मजाल तो आप रोक लीजिए। किनको? अंग्रेज से चुनौती दे रहा है। क्या अंग्रेज से चुनौती दे रहे हैं? आपकी राजधानी है, यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है, डूबा जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। मगर अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मनता है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं और डेमोक्रेसी इसे बदलना चाहती हूँ जनता। जयप्रकाश नारायण। छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा और छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, यानी कह रहे हैं कि यदि कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो उसे यानी कि क्या हटा दिया जाएगा। आज का जो नेता होगा क्या होगा? वो युवक होगा, जनता होगा। क्या होगा? वो जनता होंगे। और मित्रों, एक बात तो यह कहानी थी। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर में बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूँ, अब जरा अपने को बांध के बोलूँगा। यानी कह रहा है कि मैं भी यानी समझता हूँ कि इसका कुछ न कुछ असर तो होवे करेगा, लेकिन जो भी मैं कार्य कहूँगा सच कहूँगा। अब हम यानी जो भी वर्ड का यूज करेगा, मैं अपने जो शिक्षा ग्रहण किए हैं ना उस तर्क के हिसाब से यानी कि आप लोगों के सामने क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आगे क्या कहना है? अभी हाल में मैंने बेंगलोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। क्या कह रहे हैं? जब हम हाल ही फिलहाल में कहाँ थे? बेंगलोर में थे, तो वो हमसे मिलने कौन आए थे? यानी कि हमारे परम मित्र यानी कि जो उनके दोस्त थे वो आए थे। स्नेही उमा शंकर जी और दीक्षित जी कहाँ आए थे? पटना यानी कि आए थे मिलने। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही हैं, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। क्या कह रहे हैं? जो आए थे ना और बहुत ही अच्छी यानी क्या किए? संबंध उठाए हैं और कहे कि हमारे और उनके बीच में क्या बहुत अच्छा से यानी कि गहरी यानी कि संबंध है, यानी कि दोस्ती हो सकता है। मेरा उनका पुराना संबंध है, यानी कि 32-33 का आंदोलन जो चला था, यानी कि जब यानी कि 1932 या 1933 में जो आंदोलन चल रहा था उसमें वह अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते ही थे। क्या करते थे? जब यानी कि 1932 और 33 में क्या किए थे? यानी कि आंदोलन चल रहा था तो वो क्या किए थे? बम्बई में वो अंडरग्राउंड के रूप में वह रहते थे और अंडरग्राउंड नेता थे। और वो क्या थे? अंडरग्राउंड यानी कि छुप कर यानी कि नेता थे। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस में मालिक भी थे। क्या कर रहा है? जो सदानंद जी थे जो फ्री प्रेस के मालिक थे। कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे। कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी थे। कौन? किसका? फ्री प्रेस के मालिक थे और थे। उनकी स्थापना की थी। और उन्होंने क्या? फ्री प्रेस के कौन स्थापना किए थे? वही किए थे। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से किसे जाना जाता है? तो
क्या सदानंद जी को यानी को जाना जाता है। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो सदानंद जी है। था मुझे भी कोई बड़ी पदवी थी, पाबंदी नहीं थी कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और तथा हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई, और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहे वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे से के मित्र आज तक बने हुए हैं। क्या कह रहे हैं? जब बेंगलोर से कौन आए थे, यानी कि हाल ही में बेंगलोर से कौन आए थे? स्नेही जी और उमा शंकर जी क्या पटना आए थे, उनसे मिले। उसी बीच में यानी कि कुछ अच्छी बातें हुए थे और साथ साथ में उनके बहुत सारा प्रश्न भी उठे। इस बीच में जब क्या था 1932 और 33 के बीच में क्या आंदोलन चल रहे थे, उस वक्त कौन आए थे, यानी कि उस वक्त यानी कि आंदोलन चल रहा था। तो अंडरग्राउंड बम्बई में क्या, अंडरग्राउंड बम्बई के नेता जो सदानंद जी थे, जिन्होंने किसका मालिक थे, फ्री प्रेस के मालिक थे। कौन से? फ्री प्रेस के मालिक थे। वो भी क्या किए थे, वो आए थे और उनको किस नाम से जाना थे? ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। किन को? श्री सदानंद जी को। क्या? श्री सदानंद जी को कहा जाता है। और इन दोनों क्या किए और बाद में मिलकर क्या वो साथ साथ यानी कि मित्रता कर लिए। उसके बाद आगे क्या है? कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं थे, वह चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए। क्या कहते थे? यानी कि कुछ यानी कि ऐसे दोस्त भी थे और कुछ नहीं भी दोस्त थे। वो दोनों यानी कि चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण जी और इंदिरा जी के बीच में यानी कि सहमति हो जाए। ये दोनों क्या कहते, एक दूसरे के क्या थे, यानी अपोजिट थे। ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के अपोजिट थे। तो इसलिए क्या वो चाहते थे कि यानी उनका दोस्त थे वो भी, आज जो दोस्त थे न भी, वो दोनों क्या का मन था, ये दोनों मिलकर कार्य करे अपने देश के हित में। मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है। कह रहे हैं कि हमें किसी व्यक्ति से खास करके यानी कि पर्सनल झगड़ा नहीं है, हमें जो अभी नीति चल रहा है ना उससे हमें झगड़ा है। सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, वो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे। कह रहे हैं जो सिद्धांत गलत होंगे या जो कार्य गलत होगा, जो उस कार्य को चलाने वाला होगा वो भी यानी कि गलत होंगे। इसका अर्थ जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा। अपनी अकल के मुताबिक हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की। बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं। बापू यह बता, और बापू ने इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया गया। बिहार में जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था, उनका बड़ा स्नेह था। क्या कह रहा है? जब मैं यानी कि नवोदय में था ना तो उनका भाई भी मेरे साथ, और उन्हें हमें क्या भाई के नाम से क्या बड़ा स्नेह यानी कि भाई कहकर यानी कि बुलाते
थे। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। कब? 1954 ईस्वी में। कह रहे हैं था हमारे ऊपर, पता नहीं कि क्यों मुझे वह मानते थे, बहुत मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। मैं बहुत बड़ा क्या उनको यानी कि क्या करते थे? प्रेम करता था, लेकिन उनको कटु आलोचना करता था, उनमें भी अपन था और अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं जानता हूं कि बहुत सख्त भाषण का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज हुए थे। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया उन्होंने, मैंने उनकी भी आलोचना को उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर केस के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीने के बाद चप्त बसे देश का दुर्भाग्य है। क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने लाल बहादुर जी ने कहा कश्मीर के मामले में यानी कि कुछ किया था, उसमें क्या गलत हो चुके थे, तो उस समय भी मैंने क्या आवाज उठाया था। उसी के 18 महीने के बाद उन्होंने क्या है चल बसे थे। प्रेस रिपोर्टरों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। और दल विहीन का स्थापना किस चीज से पता चलता था? प्रेस एक्ट के माध्यम से। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैंने करता रहूंगा। क्या किए? कह रहे हैं कि उस विचार का जो है ना को मैं पिछले वर्ष का जो विचार था उसका मैं क्या प्रचार करता ही रहूंगा। और ग्राम सभा के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, इसका प्रयत्न भी करता रहा हूँ। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया हूँ। कह रहे हैं कि मैंने वर्तमान संदर्भ में दल विहीन लोकतंत्र का यानी कि जिक्र कहूँबा नहीं किए हैं। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूँगा कि दल विहीन लोकतंत्र को मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। यद्यपि यह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच रूप प्रकट होगा और वह लोग निश्चय ही दल विहीन होगा। जथ स्टेट लेन सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दल युक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया होगा। कह रहे हैं कि दल विहीन है यानी कि दल विहीन प्रतिनिधित्व का जो यानी कि व्यक्ति कर रहा है उसको यानी कि ज्ञात होना चाहिए कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ और क्या कार्य नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है कि मेरा या अन्य किसी न छात्रों की न विपक्षी राजनीतिक दलों की और न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से
दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। कह रहे हैं कि 6 या साल भर के बाद हो सकता है फिर से, यानी कि यह क्या कानून बदल जाएगा तो फिर से क्या होगा, चुनाव होगा। तो इसका यानी कि फिर से यानी कि चुनाव नया नियम लागू होगा। कितना पेज है और देख रहे हैं। ठीक है, कर रहे आगे क्या है कि विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनः निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों में की है। इसलिए बार बार मुझे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और तथा विधान सभा के चुनाव का कोने कोने का विकल्प पेश करते हैं। मेरा अपना विकल्प चुनिए नए ढंग का जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों को समझ में नहीं आता है। मगर मैं यह कह दूंगा कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में एक ऐसा नई पार्टी का निर्माण करूंगा तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उससे बाद में आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और तथा जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या मैं कहना सापेक्ष में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को आम मतदाताओं को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न हो तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है। न उम्मीदवारों में चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करना का प्रयत्न करूंगा। कह रहा है कि ठीक है, मैं वोट गिराने का लायक हूँ लेकिन मैं वोट नहीं गिरा सकता, और वोट भी गिराता है तो जबरदस्ती यानी कि क्या करते हैं, जैसे पैसा से खरीद लिया जाता है, तो ये मेरा अधिकार नहीं है। क्या ये अधिकार नहीं हुआ? यानी कि एक व्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपना इच्छा के अनुसार से यानी कि वोट यानी कि दे सकते हैं। लेकिन यानी हम वोट गिराने जा रहे हैं लेकिन हमको मालूम नहीं हम किस पर वोट देंगे, कौन हमारे लिए लायक और कौन हमारे लायक नहीं। उसका आदमी है बलजोरिया ने उठा टपवा दिया, तो क्या ये लोकतंत्र का? तो ये तो क्या धांधली। और पहले भी हम क्या थे, राजतंत्र में यानी कि राज दरबारी की तरह थे, यानी कि क्या करते यानी कि राजा का शासन था और अब भी यानी कि राजा का है शासन करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कमियां है उसमें हम क्या करें, बदलाव लाएंगे। ये किनके विचार थे? तो जयप्रकाश नारायण जी के क्या ये विचार थे। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, इन सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल
शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और तथा अनीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलती है, उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेईमानी या फर्जी बंदोबस्तियां की है, उनका भी विरोध से समितियां करेंगे और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरा कल्पना है कि ये समितियां उन अन्याय को भी रोकेगी। इन प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दयी संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। कह रहे हैं कि जो सरकारी दफ्तर है, उसमें जो घूसखोरी होता है, तो उसके भी आगे क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। और जिन्होंने जो जमींदार है और क्या जबरदस्ती क्या कहे, उनको जमीन को हड़प ली है, क्या किए, उनके जमीन को हड़प लिए है, तो उनके भी आगे क्या है, यानी कि आवाज उठाना है। और जिस धन का जो मालिक है, उनको ही मालिक रहने दिया जाए। और सही मुद्दे पर इन सब सारे यानी कि कठिनाइयों को क्या किए, कह रहे थे कि जयप्रकाश नारायण जी, सबको क्या दूर होना चाहिए, भारत के जनता के लोगों को। तो शायद यही बात, यानी कि इस चैप्टर का क्या समाप्त तो हो गया। और फिर इसका आगे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैंने कैसा पढ़ा है। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बतलाइएगा कि जो आपने कैसा पढ़ा है। हो सकता है इससे और बेहतर यानी कि रूप माने पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा। यदि जो हमें कमियां होगा उसको हम क्या करें, सुधार करवा दिया जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।